कि यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और बीजेपी के बीच सीटों पर बातचीत चल रही है। चर्चा यह है कि लोकसभा की दो सीटें हैं, बागपत और बिजनौर, और राज्यसभा की एक सीट आरएलडी को मिल सकती है। इसके अलावा केंद्र और यूपी सरकार में आरएलडी से एक मंत्री भी बनाया जा सकता है। बात चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की भी हो रही है। और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि जयंत अपना कोई फैसला सोच समझकर ही लेंगे। डिंपल यादव ने जयंत चौधरी को एक सुलझा हुआ नेता बताया है। मैम, जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही हैं कि जयंत चौधरी अब आप लोगों के साथ में नहीं गठबंधन कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं समझती हूँ आरएलडी पार्टी ने हमेशा किसानों का पक्ष रखा है, संसद के अंदर और बाहर भी, और आज भी किसानों का एक एजिटेशन चल रहा है, जहां नोएडा से काफ़ी किसान जिन्होंने ज़मीन दी है एलडीए को, उनका भुगतान नहीं हुआ है और ना उनका रिप्लेसमेंट हो रही है। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़े इश्यूज किसानों को लेके आ रहे हैं, जहाँ एमएसपी का सवाल है, एंड जयंत चौधरी एक सही डिसीजन लेंगे, और अगर वो डिसीजन लेते भी हैं किसी पार्टी के साथ जाने के, तो वो उनका डिस्क्रिशन है, वो उनका प्रेरोगेटिव है, दैट इज अप टू हिम। तो एक और यूपी के जाट नेता जयंत चौधरी को बीजेपी गले लगा रही है। दूसरी ओर हरियाणा के जाट नेता दुष्यंत चौटाला से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी आमने सामने है। बड़ी खबर, बड़ी खबर यह है कि आरएलडी को गले लगा रही है बीजेपी, दूसरी ओर पल्ला झाड़ती दिख रही है जेजेपी से। दुष्यंत चौटाला के दल से दूरी बनाती दिख रही है। जेजेपी से सीट शेयरिंग नहीं करेगी बीजेपी, ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास बड़ी जानकारी है। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सवाल यह है कि जयंत के लिए द्वार खुले, लेकिन दुष्यंत से तकरार क्यों? आइए इसी प्रश्न का उत्तर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकारों से जो यहां पर मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। पंकज शर्मा सर, क्या लगता है आपको, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि आजकल दीन ईमान का अभाव होता जा रहा है। तो अगर दीन ईमान होगा और दीन ईमान को कायम रखने की कोई मन में मंशा होगी, तो जयंत चौधरी शायद ये निर्णय नहीं लेंगे। नहीं होगी तो जिस तरह की राजनीति आजकल चल रही है, जिसमें कोई वैचारिक प्रतिबद्धता और दूसरी चीज़ों के कोई मायने नहीं रह गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जा भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो, जैसे आपने सूत्रों के हवाले से बताया कि चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की भी पेशकश की जा रही है, तो ये जो प्रवृत्ति पनप रही है कि भारत रत्न जैसे इतने बड़े अवार्ड को भी राजनीति का विषय बनाया जा रहा है, एक औजार बनाया जा रहा है, एक हथियार बनाया जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि इसको उन लोगों को भी अस्वीकार, सत्तासीन लोगों को तो इस तरह की पेशकश करनी नहीं चाहिए। और अगर वो करें भी चुनावी फ़ायदे के लिए, तो जयंत चौधरी की जगह मैं होता तो मैं मना कर देता कि आपको इस कारण से चरण सिंह जी को भारत रत्न बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये भारत रत्न फिर सम्मान का नहीं, एक तरह के अपमान का विषय है। अगर हर चीज़ को अभी भी हुआ कि जिस तरह कर्पूरी ठाकुर जी को और आडवाणी जी को साथ साथ दिया, तो मंडल कमंडल दोनों कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को न मंडल कार्ड से फ़ायदा मिलेगा भारत रत्न देने से, न कमंडल कार्ड से मिलेगा। और अगर वो चरण सिंह जी को देती है भारत रत्न और फिर जयंत चौधरी जी जाते हैं इस सौदे के साथ कि इतनी लोकसभा सीट, इतनी राज्यसभा सीट, तो मुझे लगता है कि इस संक्रमण काल में जो लोग इंडिया समूह को छोड़कर एनडीए के साथ जाएंगे, अंततः उनको भी नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं वैल्यूज़ की बात। दिवांग सर, आपको लगता है ये वैल्यूज़ इस नेगोशिएशन में मायने रख रही हैं? मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में नहीं माने रखती, नेगोशिएशन में तो और भी लोग दाएं बाएं हो जाते हैं, गिर जाते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि बीजेपी ने जब से ये 3 राज्य जीते हैं उत्तर भारत के, तो बीजेपी की कोशिश है कि वो अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़े, और लोकसभा चुनाव जो होने वाला है वो सीधा एक तरीके से प्रेसिडेंशियल चुनाव जैसा होता है वैसे होने वाला है। तो उसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा कि कौन उम्मीदवार है। अगर आप उम्मीदवारों को, पुराने सांसदों के टिकट काटना चाहें या आप किस पार्टी के साथ हैं, पूरी कोशिश ये है कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़े और सीधा मोदी जी को पड़े, ऐसा उसमें दिखाया जाएगा। जो चुनाव प्रचार है, जिस तरह से उनका तरीका है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो उसमें दुष्यंत को अगर नहीं भी दी जाती है टिकट, वो भी समझ में आता है।
फिर एक और बात है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे जो कि दिसंबर में होने वाले हैं, उसमें फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी दुष्यंत की, तो उनसे बातचीत रखेंगे। दुष्यंत के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से बहुत आपसी समझबूझ के साथ, आपसी तालमेल के साथ ये मामला सुलटा लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे आरएलडी की, आरएलडी को भी मुझे लगता है कि आरएलडी अपोजिशन में लंबे समय से है। आरएलडी का जो वोट जिस पर वो निर्भर करती है वो भी दाएं बाएं होता रहता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ भी अगर सौदेबाजी हो जाएगी तो बात बन सकती है। प्रोफेसर साहब, क्यों दुष्यंत चौटाला कम महत्वपूर्ण है अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन जैसा होने जा रहा है, जैसा कि कह रहे हैं दिबांग जी 2024 में, और क्यों जयंत चौधरी महत्वपूर्ण है? देखिए, महत्वपूर्ण तो दोनों हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसलिए शायद दिबांग जी कह रहे होंगे क्योंकि हरियाणा से जो लोकसभा के एमपीज़ की संख्या है वो कम है। मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा से 10 होंगे। और अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ वेस्टर्न यूपी से 29 सीटें हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप चुनावी राजनीति को देखेंगे तो चुनावी राजनीति में उस क्षेत्र में खास करके जहां पर कि जाटों का, और खास करके आप ये देखिए, ये जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ये अपने आप में एक राज्य है, और अपने आप में एक राज्य से बड़ा है क्योंकि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं इन सबों का समावेश है। यहीं पे कृष्ण भूमि भी है, यहीं पे जो अर्बनाइजेशन है यूपी में वो सबसे ज्यादा। चुनाव जीतती नहीं है, मतलब किसी से भी तालमेल कर ले वो चुनाव जीतती नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है जो हमने देखा बिहार में भी, कि आप अपने को मजबूत ना करें, आप सामने वाले को बेहद कमजोर कर दें। और सारी जो एक्सरसाइज है मैं समझता हूँ वो इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने की, इसलिए आरएलडी और जयंत को अलग अलग, इनको दुष्यंत को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि आरएलडी जयंत को तोड़ना इंडिया ब्लॉक को कमजोर करना है। नीतीश कुमार के बाद एक और हिस्सा, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में उसका एक असर है। दूसरा जाट वोट भी है जो उसका कुछ फायदा उनको हो सकता है। और जयंत के लिए सबसे आसान है क्योंकि 2014-2019 में उनका जो अकाउंट ही नहीं खुला है लोकसभा में, विधानसभा में वो 9 सीटों पर है, 8 पहले थी, एक और बाई इलेक्शन में आ गई। तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो पार्टी को, और मुझे किसी मित्र ने बताया कि जयंत जी को अजीत जी ने, जो उनके फादर हैं, उन्होंने ये हमेशा सलाह दी कि छोटी पार्टियों को हमेशा सत्तारूढ़ जो पार्टी हो, रूलिंग पार्टी के साथ रहना चाहिए ताकि उनका सर्वाइवल आसान हो। ये अजीत जी से बहुत मेरी बातचीत होती थी, वो अक्सर यही कहते थे, ऑफ द रिकॉर्ड जब भी बात हो उनका यही सूत्र था कि ये रहना। एक तो ये बात है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करना है, दूसरी जो इनकी कोशिश है कि आप जितने भी रीजनल पार्टीज नहीं जुड़ी हुई उन्हें जोड़ दो। अभी आपको जल्दी मेरे ख्याल से खबर सुनाई दे जाएगी कि एमएनएस से भी बातचीत चल रही है, राज ठाकरे भी हो सकता है इस तरफ आ जाएंगे। तो अपना कुनबा बढ़ाइए और सामने वाले के कुनबे को कमजोर कीजिए। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि साहब इनकी वजह से हमारा वो हो जाएगा, वो होगा प्रेसिडेंशियल। एक बात यही कहना चाह रहा था कि देखिए राजनीति में ये ठीक है कि दूसरा कमजोर हो, परंतु जो कमजोर होना है, आप ये भी तो देखिए कि जो जहाज है, जो इंडिया गठबंधन का जहाज है, उस जिस जहाज में पायलट ही ना हो, जिस जहाज में कैप्टन ही ना हो, उस जहाज पे कितने लोग चढ़ना चाहेंगे? वो तो पहले ये फैक्टर है। लेकिन अभी मैं त्रिवेदी जी की बात सुनेंगे, उससे पहले दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा है सीट शेयरिंग पर बीजेपी के साथ, वो आपको दिखा देते हैं। पार्टी अपना काम कर रही है और जल्द 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी के प्रभारी से प्रभारी भी नियुक्त करेंगे, जो आगे का काम भी और कोऑर्डिनेशन। क्या गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे? क्या मुख्यमंत्री एनडीए चर्चा करेंगे? और मुझे लगता है जिस हिसाब से आज नीतीश कुमार जी आए हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की चर्चा है, मुझे लगता है एनडीए मजबूती के साथ देश का सबसे बड़ा दल है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सक्षम भारतीय जनता पार्टी है, और बाकी तो देश में मोदी जी ने कहा ही है कि भाई 370 पार जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को देश सीटें देगा लोकसभा की, और गठबंधन और सहयोगियों को मिलाकर के 400 पार करेगा। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा ये आने वाले समय। भैया आप कुछ कह रहे थे, आप बता रहे थे कि एक कॉम्बिनेशन की भी बात मैं कर रहा था कि जैन जी के लिए जो पहले वेस्टर्न यूपी में जाट प्लस मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन अब टूट गया है। अब वहाँ जाट और मुस्लिम अलग अलग है, तो जयंत के लिए वैसे भी मुश्किल हो गया
पहले जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन से आरएलडी वहाँ पर अपनी ताकत बनाए रखती थी। और दुष्यंत जी के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे नहीं लगता कि एनडीए से कहीं अलग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक सीट दे दे या नहीं दे, तब भी वो विधानसभा को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शंस नहीं है, तो वो एनडीए के साथ जुड़े रहना चाहेंगे। दिमाग जी, अभी एक पंकज शर्मा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भारत रत्न का भी जो है इसमें नेगोशिएशंस में, बार्गेनिंग में प्रयोग हो रहा है, इस पर आपका कमेंट? देखिए, पर ऐसा नहीं कि भारत रत्न का पहले नेगोशिएशन नहीं होता था। भारत रत्न और जितने भी अवार्ड्स हैं, देखिए जहाँ भी पॉलिटिशियन आएगा, कोई भी फील्ड हो, वहाँ सौदेबाजी मोल भाव ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। ये कोई भी अछूता नहीं है, न बीजेपी वाले, न कांग्रेस वाले, न और कोई वाले, ये सब एक साथ हैं और ये सौदेबाजी होती है। छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी से छोटी चीज़ों पर ये सौदेबाजी करने को तैयार रहते हैं, तभी ये पॉलिटिशियन है। और जितना अच्छा जो नेगोशिएट करता है, वो उतना अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। वैल्यूज का और चंद्रबाबू नायडू से इनकी लड़ाई हुई, अब चंद्रबाबू नायडू आके मिल के गए हैं गृह मंत्री जी से, ऐसी खबर है। तो आप लगातार जोड़ते रहिए अपने आप को। और दूसरा देखिए, माहौल बनता है, मीडिया में हल्ला होता है, मीडिया जिस तरह से आजकल छोटी छोटी बात को एम्पलीफाई करता है, उसमें एम्पलीफाई होता है कि भाई इनके साथ तो जुड़ रहे हैं, उनके साथ घट रहे हैं, इसका मतलब ये मजबूत हैं, वो ढीले हैं। एक बहुत साफ तौर पे लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि 12 से 2 12 शो 12 से 2 पॉलिटिकल शो देखें। लोग अपना काम में लगे रहते हैं, वो अपना आते हैं, एक बार पेपर देखते हैं। अभी दर्शक देख रहे हैं आपको, अभी दर्शक देख रहे हैं तो अच्छी बात है। पर मैं ये कह रहा नहीं, इसको मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि लोग इतना डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। लोग अपना मोटी मोटी बात समझते हैं कि अरे उनका एक और चला गया, इनका ये रह गया। तो ये मेरे ख्याल से वो एक बड़ा मुद्दा है। जो विजय बता रहे हैं वो सही है कि उसका जो वोट बैंक है वो खिसका है, और काफ़ी देर आप ज़्यादा, ये भी पॉलिटिशियंस की खास बात है कि ज़्यादा देर वो सत्ता से दूर नहीं रह पाते। पॉलिटिक्स में परसेप्शन के अलावा होता क्या है, आप परसेप्शन में ही तो अच्छे या बुरे होते हैं, और उसी पर ही तो लोकतंत्र में वोट दिया जाता है। आप बताइए, एक वोटर जब बूथ पे जाता है तो क्या सोच के जाता है, कितना डेटा है, कितना बेरोजगारी है, वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन पे जाता है। और परसेप्शन में आज की तारीख में कहीं ना कहीं, चाहते हुए ना चाहते हुए, इंडिया गठबंधन उस परसेप्शन बैटल में पीछे है। ठीक है। और उसी परसेप्शन को एनडीए गठबंधन मजबूत करने की दिशा में, और चुनावी राजनीति है, ठीक है, परीक्षा होने वाला है, और अगर तैयारी अभी नहीं मजबूत होगी तो कब होगी? पंकज शर्मा, मुझे लगता है कि ये जो मूल्यहीनता है और जिस तरह से सत्तासीन लोग इस मूल्यहीनता को बढ़ावा देने के पक्ष में दिखाई देते हैं, आपको क्या लगता है कि इससे देश में परसेप्शन अच्छा बनता होगा? आज भारत रत्न की सौदेबाजी, आज एक व्यक्ति को लेने के लिए इतनी लोकसभा सीट, इतनी राज्यसभा सीट, इतनी विधानसभा सीट, इस तरह की सौदेबाजी से क्या देश में अच्छी अवधारणा बनती है? बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल को खास करके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके किसी कदम से ऐसा न लगे कि वो इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना चाहती है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रियल पॉलिटिक्स कहता है हम कैसे रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके सिवा कि हमें कैसे रहना चाहिए, और जो राजा इसको इग्नोर करता है वो अपने नाश का कारण स्वयं बनता है। ये मैंने नहीं कहा, मैकियावेली के तथ्य है, मैं आपको बता देता हूं।